This conference will now be recorded. नमस्कार। आज हम कला शारीर विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आयुर्वेदीय शारीर का एक महत्वपूर्ण विषय के तौर पे कला शारीर को देखना चाहिए। इसका केवल रचनात्मक वर्णन नहीं है, तो वह चिकित्सीय दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण ऐसी कला शारीर विषय की यो महत्ता रही है। और हालांकि सभी आयुर्वेद शारीर का जो विषयों का हमारे आचार्यों ने, आयुर्वेद आचार्यों ने वर्णन किया है, वह सभी चिकित्सा दृष्टिकोण से और स्वास्थ्य रक्षण दृष्टिकोण से ही किया गया है। चलिए हम देखते हैं आज कला शारीर। तो कला इस शब्द का अर्थ लेयर या फ्रैक्शन या अंश ऐसे भी होता है। सुश्रुताचार्य शारीर स्थान के चतुर्थ अध्याय में कलाओं का वर्णन करते हैं और सुश्रुताचार्यों ने जो वर्णन किया है वह विशेषतः इस दृष्टि से किया है कि आयुर्वेद स्नातकों को, अध्ययनकर्ताओं को इसका महत्व समझ में आए और अपने चिकित्सा में उसका वो बहुत आसानी से उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि कला है क्या, ठीक है। तो आयुर्वेदिक शारीर में कला शारीर देख रहे हैं हम, और आइए इस व्याख्यान को शुरुआत करते हैं। और जैसा हमने अभी देखा कि कला शारीर जो है वह गर्भ व्याकरण शारीर चौथे अध्याय में सुश्रुताचार्य वर्णन करते हैं और कलाओं की संख्या वह 7 बताते हैं और उसकी वह स्पष्टतया व्याख्या करते हैं कि कला क्या है। तो कला धात्वाशयांतर मर्यादा है, यानी घानेकर जी, डॉक्टर घानेकर अपनी टीका में कलाओं का अर्थ या कला शब्द का अर्थ, कला शारीर का अर्थ, यह एक रचनात्मक या शरीर का ऐसा उपांग है जो दो धातुओं को या धातुओं के आशय को या दो आशयों को, धातुओं को जो सेपरेट करता है, भिन्न रखता है, उसको कला कहते हैं। तो आयुर्वेद में हम बहुत ऐसी जगह पे देखते हैं कि एक आयुर्वेद का शारीर भाव है या आयुर्वेद की एक परिभाषा है और आधुनिक दृष्टि से या मॉडर्न जो टर्मिनोलॉजीज है डिफरेंट वो अनेक होती है। यानी आयुर्वेद की परिभाषा या टर्मिनोलॉजी एक कुछ रहेगी, जैसे यहाँ पे हम कला देख रहे हैं, और उसके अनेकों अर्थ या अनेक रचनात्मक पदार्थ या भाव पदार्थ उसमें सम्मिलित होते हैं। जैसे कला शब्द से अगर हम जाने तो फेशिया, एपोन्यूरोसिस, डीप फेसिया, इपिथेलियम, इंडोथेलियम, इंटरनल या एक्सटर्नल लाइनिंग्स, ठीक है। और शुक्रधरा कला तो हमें समझने के लिए बहुत क्रियात्मक दृष्टि से ही सोचना पड़ेगा, रचनात्मक दृष्टि से वह जो उपांग है वह हमें समझ में नहीं आता। और एक मैं विषय आपके सामने रखता हूं, और विषय प्रवेश करने से ही पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे मित्र है भारतीय विद्यापीठ में डॉक्टर पांडकर, उनका भी सहयोग रहा है, उनके कुछ स्लाइड्स इसमें है। तो एक मॉडर्न स्ट्रक्चर आधुनिक दृष्टि से रहता है। हमने देखा कि एक परिभाषा रहती है, उसके वो उस परिभाषा में, आयुर्वेद की परिभाषा में अनेक मॉडर्न के स्ट्रक्चर्स उसमें सम्मिलित होते हैं। वैसे ही एक मॉडर्न का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और उसमें अनेक आयुर्वेद के शारीर भाव भी होते हैं, जैसे वैसे वर्षा। इससे पहले हमने देखा आयुर्वेद के एक स्ट्रक्चर और अनेक मॉडर्न के उसमें स्ट्रक्चर सम्मिलित हो सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं एक मॉडर्न का स्ट्रक्चर है और उसमें अनेक आयुर्वेद के शारीर भाव सम्मिलित हो सकते हैं। यहाँ उदाहरण देख सकते हैं आप यकृत का या लीवर का। तो आयुर्वेद में
आयुर्वेद शारीर में इसको कोष्ठांग बताया है, रंजक पित्त का स्थान बताया है, रक्तवह स्रोतस का मूल स्थान बताया है, पाचक पित्त का भी स्थान बताया है। इस पद्धति से हम बिल्कुल एज इक्वल टू ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बता सकते मॉडर्न एनाटॉमी का और आयुर्वेद शारीर का। यह मुझे आपको समझाना था, इसलिए मैंने ये दो उदाहरण आपके सामने समक्ष रखे। ठीक है, और आगे जाते हैं, व्हाट इज कला। तो सुश्रुत शारीर स्थान पांचवें अध्याय में, सॉरी चौथे अध्याय के पांचवें श्लोक में, कला खलु अपि सप्त भवन्ति धातु आशयंतर मर्यादा। तो धातु और आशय, धातु अंतर और आशय अंतर को जो मर्यादा रूप में बताता है उसको ही कला कहते हैं। ठीक है, तो इसको और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कला is nothing but a separating layer that lies in between the dhatu and ashay. Kala forms the partition between the tissue that is dhatu and organ cavity that is ashay. ठीक है, अभी देखिए, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि डॉक्टर घानेकर जी इसको बहुत विस्तृत इस विषय को समझाते हैं। आपको अभी कभी भी टाइम मिले तो डॉक्टर घानेकर जी की सुश्रुत शारीर स्थान के ऊपर जो टीका है उसे अवश्य आप पढ़े। तो वह स्पष्ट बताते हैं कि यद्यपि ये जो है कला, इसको कैसे समझना चाहिए कि कला जो है, दोनों जो है वो कैसे होते हैं, तो धातुओं में या आशयों में पृथक्त्व, देखिए बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, धातुओं में अथवा आशयों में पृथक्त्व या विभिन्नता करने वाला शरीरस्थ उपांग, वह कला बताते हैं इसका अर्थ। अभी देखिए यहाँ पे खलु शब्द का उपयोग किया है। तो खलु यह शब्द जो आयुर्वेद में आता है तो वह शंका का निराकरण करने के लिए आता है, या यह खलु अव्यय जो है वह निश्चितिवाचक, निश्चयार्थ या नियमार्थ प्रयुक्त होता है। यानी जैसे हम त्रिदोषों की संख्या 3 ही है ऐसा अष्टांग हृदय में हम देखते हैं, वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषा समासताः, तो च शब्द वहां पे है। यानी यहाँ पे जो संख्या बताई है कलाओं की 7, वह न कम हो सकती है न ज्यादा हो सकती है, इसीलिए खलु शब्द का प्रयोग यहाँ पे आया है और वह निश्चयार्थ या नियमार्थ यहाँ पे बताया है। अभी धात्वाशयांतर मर्यादा, यह जो शब्द है इसको डलहनाचार्य समझाते हैं, दधिति इति धातवो रसरक्तमांसादयाः कफपित्तपुरुषाणि अपि प्राकृतानि स्वकर्मणा दधिति, कफपित्तपुरुषाणि अपि प्राकृतानि स्वकर्मणा दधिति इति धातवाः तेषाम् आशया अवस्थान प्रदेशा धात्वाशयाः। तो धात्वाशय का अर्थ वह बताते हैं कि कफाशय, पित्ताशय, पुरीशाशय, ये जो धातुओं के आशय है, या रस रक्त मांस आदयाः, ये जो धातु है रस रक्त मांस आदि धातुओं के, तथा कफ पित्त पुरीश इत्यादियों के जो आशय है, तो वो आशय क्या है, वह एक सैक या स्थान है। आशय यानी स्थान, और वह क्या उसको बताते हैं, अवस्थान प्रदेश बताते हैं, उसको धात्वाशय कहते हैं। ठीक है, और धात्वाशय के बारे में हमने धातुओं का आशय, आशय नामक हमारा एक व्याख्यान आयुर्वेदीय शारीर के हमारे प्लेलिस्ट में यूट्यूब में आप देख सकते हो, वहां पे आशयों के बारे में बहुत विस्तार से एक व्याख्यान है, और उसमें से उन धातु आशयों को यहाँ समझे। तेषाम अंतरेषु मर्यादाः सीमाभूताः इति अर्थाः। तो उन धातु आशयों को सेपरेट करने वाला, पृथक करने वाला, उनमें विभिन्नता करने वाला
जो शरीरस्थ उपांग है उसे कला कहते हैं। ठीक है। इंदु टीकाकार जो है अष्टांग संग्रह के, वह भी इसी प्रकार से बताते हैं, धातु नाम रक्तादीनाम आशया यानि स्रोतांसी तेषाम द्वयोः धातु आशय मध्ये यह क्लेद इत्यादि। तो इंदु जो है टीकाकार, वो भी धातुओं में या धातुओं के आशय में जो मर्यादा यानी लेयर या सेपरेशन रहेगा उसको कला कहते हैं। ठीक है। तो कला क्या है? पार्टीशन है। हमने समझा मर्यादा यानी क्या? पार्टीशन है बिटवीन द टिश्यू मटेरियल और ऑर्गन कैविटी। ओके। सो ऑर्गन्स के जो वॉल है या वॉल के कवरिंग्स है उसको हमने यहाँ पे समझना चाहिए। ठीक है। अभी 7 जो कलाओं की संख्या बताई है वह आगे के श्लोक में आती है, 7वें श्लोक से आदि सुश्रुत शारीर स्थान 4थे अध्याय। यहाँ पे उसकी गणना इस स्लाइड में हमने की है। मांसधरा कला, रक्तधरा कला, मेदोधरा कला, श्लेष्मधरा कला, पुरीशधरा कला, पित्तधरा कला और शुक्रधरा कला। ठीक है। नेक्स्ट। अभी हमने जो श्लोक देखा, कला खलु अपि सप्त भवन्ति धातु आशय मर्यादा। तो देखिए दलनाचार्य बताते हैं, अवस्थान प्रदेशा धात्वाशया तेषाम अंतरेषु मर्यादा सीमाभूता। तो उन धात्वाशयों में यानी कि उनकी कैविटी जो है, धातु का आशय, आशय यानी स्पेस, कैविटी। ठीक है। तो दो धातुओं के आशय को जो मर्यादा या सीमा होती है उसी को कला कहते हैं। पाठभेद इस अगर इसका करे टीका का, तो धात्वाशयंतरे अन्नस्य यहा क्लेदाः तिष्ठति तु अधिष्ठिति देहोष्मना विपकस्तु सा कला इति अभिधीयते। तो एक उसकी व्याख्या जो करते हैं अष्टांग संग्रहकार, वह यहाँ पे बताई गई है कि उसका अन्य भी अर्थ हो सकता है कि धातु के आशय के अंदर या उनके बीच में जो क्लेद, क्लेद क्या है? शरीरस्थ द्रव धातु है, वो तिष्ठति यानी रहता है। वह क्लेद देह की उष्मा से विपक्व यानी उसका पचन होता है, रूपांतरण होता है, कन्वर्जन होता है, और जो स्ट्रक्चर बनेगा या भाव बनेगा उसको कला कहते हैं। ठीक है। तो मर्यादा यह शब्द जो आया है यहाँ पे, वह मेम्ब्रान एज एक्सटर्नल और इंटरनल लाइनिंग, इसके तौर पे आप देखना चाहिए। तो कला के फंक्शन जो है या इसके कार्य शरीर में मूलतः होते हैं प्रोटेक्टिव यानी संरक्षण, सिक्रेटरी यानी कुछ स्रावों का स्राव निर्माण करने का कार्य करेंगे, या अब्सॉर्टिव यानी शोषण का कार्य करेंगे। ठीक है। तो कलाओं की संख्या और व्याख्या और संख्या बताने के बाद चौथे श्लोक में, 5वें श्लोक 6ठे श्लोक में वह जो है सुश्रुताचार्य हमें बताते हैं। यहाँ पे 6ठा और 7वां आप देख रहे हैं। मैंने जैसे कहा कुछ वर्जन्स में संख्याओं का भेद जो है नंबर्स का हो सकता है। तो विशेषतः 5वें और 6ठे श्लोक में जो बात कही गई है वह विशेषतः बताते हैं उदाहरण के तौर पे। यथा ही साराः काष्ठेषु छिद्यमानेषु दृश्यते तथा ही धातुर्मांसेषु छिद्यमानेषु दृश्यते। और आगे बताते हैं, यह उदाहरण हो गया स्नायुभिश्च प्रतिच्छन्नान् संततांश्च जरायुना श्लेष्मना वेष्टितांश्चापि कलाभागांस्तु तान् विदुः। तो ये 5वां जो श्लोक है विशेषतः यह बताता है, जैसे काष्ठ को छिलने से सार भाग दिखाई देता है, वैसे ही मांस को अगर छिला जाए यानी मांस धातु को अगर आप उसको निकाले तो जो दिखाई देगी आपको वह कला होगी, या एक कला का उदाहरण दिया उन्होंने 6ठे श्लोक। और 7वें श्लोक में उन्होंने बताया कि इन कला भागों को स्नायु से प्रतिष्ठित या
सदृश आवरण से व्याप्त और श्लेष्मा से निर्मित समझते हैं। तो जरायु आपको हमने गर्भ शारीर के छठे व्याख्यान में देखा है। आप वहां को जरायु को आप समझ सकते हो। ये एमनियोटिक सैक जो ट्रांसपेरेंट रहता है, ठीक है। तो वो जरायु सदृश यह है, जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट जैसा ट्रांसपेरेंट शीट जैसा कोटिंग रहेगा। किससे बना है ये भी वहां पे वो लिखते हैं कि श्लेष्मना, यानी ये कफ से बना हुआ होता है या श्लेष्मा से निर्मित होता है। और वह कैसा दिखता है? जरायु सदृश, यानी जरायु की उपमा यहाँ पे दी है, ठीक है। तो इस श्लोक में जो वृक्ष का उदाहरण दिया है, काष्ठ को अगर हम छीले तो अंदर साग दिखाई देगा, वैसे ही तो जैसे वृक्ष का सार यानी धारक पोषक पदार्थ देखने के लिए ऊपर का काष्ठ या आवरण निकालना पड़ता है और निकालने के बाद उस सार भाग का दर्शन होता है, वैसे ही शरीर के धारक पोषक पदार्थों को देखने के लिए उनके ऊपर का आवरण निकालना पड़ता है और निकलने के बाद फिर वह जो आवरण दिखाई देगा वह कला है, ठीक है। तो संक्षेपतः हम कह सकते हैं कि पांचवें श्लोक में कलाओं की विशेषता बताई है और यह जो मांस को छीलने के बाद या मांस को निकालने के बाद जो दिखेगी, यानी मांस के अंदर, मांस धातु के अंदर जो है वह रक्तधरा कला, 7 कलाओं में से उस रक्तधरा कला वो बाहर से नहीं दिखाई देती, निगूढ़ होती है, डीप वो एम्बेडेड है मांस धातु में। यह उसकी अंतर निगूढ़ता बताने के लिए यह छठा श्लोक है, ठीक है, आपके सामने जो है। और उसके बाद वाला जो श्लोक है, स्नायुभिश्च प्रतिच्छन्नान संततांश्च जरायुणा, इस श्लोक में विशेषतः कलाओं का स्वरूप वर्णन किया है। तो वह कैसी रहती है कला जो है? तो वह विशेषतः covered by ligaments, spread as membranous structure like amniotic membrane with श्लेष्मा, यानी वह कफ के साथ जरायु सदृश दिखाई देगी, ठीक है। तो कला जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट फंक्शन के तौर पे हमें इसको जानना है। यानी कला अगर शाखा में है तो उसका कार्य कुछ और है, वह स्नायु के अंदर है तो उसका कुछ और कार्य है, ठीक है। इस प्रकार से यानी कला को आप ऐसे नहीं समझना है कि वो एक ही प्रकार का कार्य हर जगह करेगी। तो जैसे हमने यहाँ शॉर्ट में डिस्क्राइब किया था कि प्रोटेक्टिव, सिक्रेटरी और अब्सॉर्प्टिव, ये उसके 3 फंक्शन यहाँ पे बताए हैं। तो इसको डिफरेंट स्ट्रक्चर में डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस रोल प्ले करेगी कला। तो कला शाखा में और कला कोष्ठ में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्नायु का उदाहरण देते हैं, तो वह क्या करती है? स्नायु स्ट्रक्चरल सपोर्ट का काम करती है वहां पे, ठीक है। तो स्नायुगत कला जो रहेगी, स्नायु किससे बनते हैं? मांस से बनते हैं। तो वह स्ट्रक्चर सपोर्ट, वह जो स्नायु का कार्य है वहां पे सपोर्ट का कार्य, आधार देना। जरायु का अगर उदाहरण देखें तो वहां पे वो क्या कार्य करता है? बैरियर, सिलेक्टिव परमियाबिलिटी, उपस्नेहन, उपस्वेदन न्याय से वह गर्भ के पोषण का कार्य करता है जरायु। श्लेष्मल कला या श्लेष्मा का अगर उदाहरण देखे तो वह लुब्रिकेशन यानी वंगन का काम करती है, और लेकिन वहां प्रसादन यानी पोषण का भी कार्य करती है। देन उपस्नेहन जो शब्द है यहाँ पे चक्रपाणी दत्त बताते हैं, उपस्नेहन निस्यंदन। तो यह उपस्नेहन कार्य भी हमने गर्भ शारीर के पोषण में देखा है, उसको आप फिर से एक बार देखें अगर समझ में ना आए तो। वहां पे उपस्नेहन का अर्थ सिक्रेशन, ऐसे चक्रपाणी बताते हैं। तो कुछ कलाएं जो है वो ऊजिंग का यानी सिक्रेशन का भी कार्य करेगी। तो हम ये समझते हैं इन उदाहरणों से कि कलाएं डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट फंक्शन। तो वह स्ट्रक्चरल सपोर्ट का कार्य करेगी, ठीक है, वह पोषण का कार्य करेगी या बैरियर
सिलेक्टिव परमेबिलिटी ऐसा कार्य करेगी। लुब्रिकेशन प्रसादन के साथ कार्य करेगी, ठीक है, यानी स्नेहन कर्म है। लुब्रिकेशन क्या है? स्नेहन कर्म है, लेकिन पोषण के साथ, केवल स्नेहन नहीं। और उस स्नेहन का अर्थ, उपस्नेहन का अर्थ चक्रपाणि दत्त बताते हैं निस्यंदन, यानी सीक्रेशन, ऊजिंग, उसमें से कुछ आवश्यक पदार्थ जो शरीर को है वह बहते रहते हैं या सीक्रेट होते हैं, सीक्रेशन, ठीक है। सो कला इज नॉट ओनली बैरियर बट इट इज इंटरफेस आल्सो, ठीक है। आगे जाते हैं। तो रोल ऑफ अग्नि एंड धात्वग्नि इन कला फॉर्मेशन, जो हमने यहाँ पे एक व्याख्या देखी, देखिए यहाँ पे हमने देखा कि कला क्या है, तो धात्वाशयांतर मर्यादा है, यानी धातुओं में और धातुओं के आशय में जो विभिन्नता लाता है, ठीक है, सेपरेट करता है उनको, उसको कला कहते हैं, उस शरीर भाव को, ठीक है। ये दूसरा जो है, दाहत्वाशयांतरे अन्नस्य यह क्लेधा अवतिष्ठति देहोष्मना विपक्वस्तु सा कला इति अभिधीयते, इसका अर्थ यहाँ पे आप समझ लीजिए। तो इंदु टीकाकार इसको बताते हैं, धातुनाम रक्तादीनाम आशया यानि स्रोतांसि तेषां द्वयोः धातवो आशयोः मध्ये यः क्लेदाः स स्वेन स्वेन धातु ऊष्मणा पक्वाः श्लेष्मादिच्छन्नाः सन कलाख्या लभते, उसको कला कहते हैं या कला उसको बताते हैं। तो इंदु टीकाकार यहाँ पे स्पष्टतया बताते हैं कि उन धातुओं की अपनी धात्वग्नि जो रहती है, उनके द्वारा दो धातुओं के आशय में जो क्लेद यानी शरीरस्थ द्रव रहेगा, उन धातुओं के अग्नि के मार्फत, धातु उष्मना यानी धातु अग्नि के मार्फत उसका पचन होता है, और श्लेष्म इत्यादि के समान जो आवरण उत्पन्न होगा उसे कला कहते हैं, ठीक है। तो रक्ताशय या रक्तधरा कला अगर कहेंगे हम जिसको, तो वह रक्ताशय में से संबंधित रहेगी, और वहां पे रक्त धात्वग्नि के द्वारा उसका पचन होगा उस क्लेद का, और फिर वहां पे वो कला उत्पन्न होगी, ठीक है। तो कलाओं का निर्माण कैसे होता है वह इंदु टीकाकार बताते हैं। तो इसीलिए अगर अच्छी धात्वग्नि है, चरक चिकित्सा स्थान 15वां अध्याय ग्रहणी चिकित्सा अध्याय में हमें धात्वग्नि और भूताग्नियों का विशेष वर्णन मिलता है चरक संहिता में। तो अगर अच्छी धात्वग्नि है तो उससे कलाओं की उत्पत्ति अच्छी क्वालिटी की होगी, या दूसरे अर्थ में करेंगे वैसे वर्षा, अगर कलाएं अच्छी है तो धात्वग्नि अच्छे रहेंगे, इसलिए वो इंटरडिपेंडेंट है। ओके, तो कला से हमने क्या जाना, उनके कार्य जो है ये एक आवरण है वगैरह, तो उनके कार्य के बारे में ग्रंथकार स्वतंत्र रीत्या उसके कार्य नहीं बताते, लेकिन मांस धरा, रक्त धरा, इस शब्द से हम जान सकते हैं कि धरा शब्द का वहां पे लगाया है, तो धरा का अर्थ ध्रुव धातु से धारण करना यह होता है, तो शरीर को धारण करना यह मुख्य कार्य होगा एक मोटे मोटे तौर पे। और उसका कार्य प्रसादन भी है, और प्रसादन कार्य सांद्र गुण से होता है, ठीक है। और सांद्र गुण जो है वह प्रसादन के लिए जिम्मेवार है। प्रसादने सांद्राहा, हेमाद्री बताते हैं आयुर्वेद रसायन टीका में। तो द्रवत्व और मलिनता शरीर से निकालना यह भी कला का कार्य है, क्योंकि आप देखिए धातु के आशय के अंदर जो द्रव पदार्थ रहता है जिसे क्लेद कहते हैं, उसको वो कला में परिवर्तित करती है, या और स्ट्रक्चर में, यानी वो द्रवत्व, विकृत द्रवत्व जो है शरीर का वह निकालती है, मालिन्य यानी मल जो है उनको निकालती है। तो क्लेद द्रवरूपी मल को भी क्लेद कहते हैं, क्योंकि हमने देखा है स्वेदस्तु क्लेद विधृति और मूत्रस्तु क्लेद वहनम, यानी क्लेद शब्द वहां पे आता है, तो द्रव रूप मल जो है उसको क्लेद कहते हैं, और उसी क्लेद को
कला जो है वह निकालती है या शरीर से अन्य शरीर के भाव पदार्थ में उसको परावर्तित होती है। ठीक है, आगे जाते हैं कला और शरीर के गुण। तो जैसा हमने अभी देखा कि सांद्र यह गुण विशेषता उसमें रहता है और द्रव गुण उसमें रहता है। तो शरीर के ये सांद्र और द्रव गुण है वह उसमें है और विशेषतः मेम्ब्रान की परमेबिलिटी जो है, गुण ऑफ मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रान इज द्रव, और गुण फॉर प्रसादन यानी शरीर को पोषण करने वाला जो गुण है वो सांद्र है। ठीक है, तो सांद्र और द्रव जो है ये अपने आप में एक दूसरे से विरुद्ध जैसे आप समझें। Viscosity is the measure of a fluid's resistance to flow, that is Sandra. Okay, it describes the internal friction of a moving fluid. Okay, तो viscosity क्या है? तो गुण for maintenance of the layer, lubrication, प्रसादन, जीवनीय, यह कार्य उससे होता है। अभिषंद यानी स्यंदन होना, यानी मराठी मध्ये त्याला पाझरणे असं म्हणतो, यानी उसमें से स्राव निकलता रहता है। तो द्रव जो गुण है वह अपने आपको यहाँ पे समझना चाहिए। दोषों में विशेषतः वो प्राकृत पित्त में भी है, विकृत पित्त में और विकृत कफ में भी द्रव गुण है। इसीलिए दोषों का जब हम विचार करेंगे विकृति के तौर पे, तो उस वहां पे कलाओं का भी विचार करना चाहिए। और विशेषतः पित्त चिकित्सा जो है वो विष चिकित्सा में करने के लिए कहा है। इसीलिए पित्तहर चिकित्सा जो रहेगी, विषहर चिकित्सा या विषग्न चिकित्सा, विशेषतः कलाओं के विषों के वेगों का जो वर्णन आया है सुश्रुत संहिता में, वह विष जो है एक कला से दूसरी कला में जब प्रवेशित होता है तो क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, यानी कलाओं का क्रियात्मक चिकित्सीय महत्व वहां पे हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो विषग्न जो चिकित्सा रहेगी वो पित्तहर रहेगी। ठीक है, और कला जो है वो विशेष से विशेषतः विकृत रहती है। इसीलिए वहां पे जो चिकित्सा रहेगी वो सांद्र जो है, वो धातुओं का सांद्रत्व यानी धातुओं में प्रसादन उत्पन्न हो, और वह अवयव या वह अंगावयव जो है वह धातुओं का प्रसादन बढ़े, इस दृष्टि से वो चिकित्सा रहती है। ठीक है, थोड़ा प्रथम वर्ष में ये समझ में आने के लिए थोड़ा क्लिष्ट हो जाएगा, इसीलिए हम इसको थोड़ा आगे ले जाते हैं। तो कला की पैथोलॉजी अगर हम समझें तो वह स्ट्रक्चरल और फंक्शनल है। तो स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी उसकी क्या रहेगी, तो इन्फ्लेमेशन, लीजन्स इन द मेम्ब्रेन्स, मेनिंजाइटिस, so such conditions will be the structural, we can say abnormality of color. Functional abnormality जैसे accumulation disorders in the ascites और जलोदर, जल संचिति जो है उदर में होती है, या फिर अल्टर्ड परमिएबिलिटी जो है मेम्ब्रेन्स की होती है और वहां पे इन्फ्लेमेशन उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से इसको भी हम कला से समझ सकते हैं। आगे बताते हैं इंटरनल लाइनिंग। अगर हम ऑर्गन की कला उसको देखें तो अति प्रवृत्ति संगो वा सीराणाम ग्रंथयोपि वा विमार्ग गमनम चापी स्रोतसां दृष्टि लक्षणम, ये स्रोतों के या स्रोतस के दृष्टि लक्षण बताए हैं, उसको भी हम समझ सकते हैं इस प्रकार से। तो इंटरनल लाइनिंग अति प्रवृत्ति से हम समझ सकते हैं, एक्सटर्नल लाइनिंग सीरा नाम ग्रंथि समझ सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल लेयर को, इंटरनल लाइनिंग एंड एक्सटर्नल लेयर को हम विमार्ग गमन या डिस्प्लेस बॉडी फ्लूइड्स, तो इसमें फंक्शनल और स्ट्रक्चरल दोनों डिफॉर्मिटी रहती है। तो इसके बाद सप्त कलाओं का वर्णन आता है, उसको एक एक बात एक हम देखेंगे। ठीक है, तो सप्त कलाओं में विशेषत्व से हम प्रथम कला देखते हैं अभी, मांसधरा कला। तो तासाम प्रथमा मांसधरा यस्याम मांसे सीरा स्नायु धमनी स्रोतसाम भवंती। तो मांसधरा जो है वह प्रथम कला है, और यह प्रथम कलाओं का वर्णन करते हुए हमें सुश्रुताचार्य बताते हैं कि इन कलाओं में प्रथमा मांसधरा नामक कला है,
जिस मांसधरा के मांस से सिरा, स्नायु, धमनी, स्रोतसों की शाखा प्रशाखाएं होती है। ठीक है। और आगे जो श्लोक आता है वह उसका और एक उदाहरण के स्वरूप आता है समझने के लिए। ठीक है, तो उसको 9वें श्लोक को बाद में देखेंगे, इसको पहले समझते हैं। तो ये 7 कलाओं में से प्रथम कला है मांसधरा कला। और मांसधरा कला ये क्या होता है, उसका प्रताना यानी नेटवर्क रहता है। किस प्रकार का? स्नायुओं का यानी टेंडॉन्स का, सिराओं का यानी वेन्स का, धमनी तो यहाँ पे आर्टरीज बताए हैं। तो देखिए सिरा जो है वेसल्स के तौर पे लेना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। और उसमें आर्टरीज और वेसल्स दोनों सॉरी वेन्स दोनों इंक्लूड होती है। और धमनी को हमने नर्व्स के तौर पे लेना चाहिए। ठीक है, ये अपना मेरा खुद का इंटरप्रिटेशन है। और एंड स्रोतस, तो ये जाल है। मांसधरा कला क्या है? एक प्रकार का जाल या नेटवर्क है, मेश है। किससे बनी हुई है? स्नायु, सिरा, धमनी और स्रोतस से। Anatomically, it cannot be correlate with the it can be correlate with the deep fascia or intermuscular septa. तो हम रचना शारीर या आयुर्वेदीय शारीर के अंतर्गत इसको देखें तो इसको कंपेयर कर सकते हैं स्ट्रक्चर से, आधुनिक रचना शारीर से या एनाटॉमी से। तो डीप फैशिया या इंटरमस्कुलर सेप्टा कहेंगे हम इसको, which separates the muscle specially and the underlying structure. ओके, तो यहाँ जो 9वें श्लोक में दिया है वह उदाहरण है। यथा विस्मृणालानि विवर्धन्ते समन्तताः भूमौ पंकोदकस्थानि तथा मांसे सिरादयाः। तो यह उदाहरण ऐसे बताता है जैसे कीचड़ युक्त जल में स्थित कमल नाल के तंतु भूमि में अधिष्ठान करके कीचड़ में चारों ओर फैलते हैं, वैसे ही मांसधरा कला का आधार करके तद्गत मांस में सिरादि फैलते हैं। तो यह एनालॉजी बताई है उपमान प्रमाण से। सुश्रुताचार्य हमें समझाते हैं कि इसका स्ट्रक्चर आप कैसे जाने, जैसे बाहर से केवल दिख रहा है वैसा ना समझे। As stem and stalk of lotus grow all around in the muddy water on the ground, so are the blood vessels etc. in the muscles. Okay, so rakta comes before मांस। आगे जो है वह मांस, रक्त जो है रस रक्त मांस मेद, इस प्रकार का क्रम है। तो रक्त जो है वो मांस के पहले आता है। Why here मांसधरा कला इज डिस्क्राइब बिफोर रक्तधरा? क्योंकि दूसरी कला रक्तधरा बताई है। तो यहाँ पे प्रश्न आना स्वाभाविक है कि मांसधरा कला पहले क्यों बताई? तो उसका कारण दिस ऑर्डर इज इन रिलेशन टू द नरिशमेंट एंड नॉट सपोर्ट। Here the context is of supporting kala and thus there is no anomaly. तो कुछ लोग ऐसे बता सकते हैं कि भाई इसमें कुछ प्रॉब्लम है, क्रम जो है वो ठीक से नहीं आया है, तो इसमें कुछ गड़बड़ी है। तो इसको ऐसा नहीं समझना चाहिए, इसको इस तौर पर समझे कि यहाँ पे रिलेशन जो कला का वर्णन किया है वो पोषण के तौर पे किया है, स्ट्रक्चर के लिए नहीं किया है। ठीक है, तो यह यहाँ पे विशेष बात बताते हैं। तो डलनाचार्य यहाँ पे बताते हैं तथा प्रथम कलायाम मांसस्थाः सिरादयो भवन्ति। तो मांसस्थ सिरादि मांसधरा में फैलते हैं। ठीक है, यस्याम मांसे के स्थान पर यस्याम मांसगता नाम, ऐसा पाठ जो है वो हारान चंद्र जी टीकाकार बताते हैं। ठीक है, एनीवे यथा ही साराह काष्ठेषु, यह जो दृष्टांत दिया है जो पहले हमने देखा, तो दृष्टांत, इस दृष्टांत से सिरादि का विस्तार कला की अपेक्षा तद अधिष्ठित मांस में होना उचित मालूम पड़ता है। और इसीलिए यहाँ पे वो जो उसका मांसधरा ऐसा नाम दिया है और उसमें सिराए, स्नायु, धमनी इत्यादि स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये बिल्कुल
उचित है। ठीक है, तो इंदु जी का एक उद्धरण यहाँ पे दिया है, प्रथमा रस विशेषजा अपि मांसधरा। तो इंदु टीकाकार जो बताते हैं कि यह रस विशेषज है, क्योंकि इसके बाद की जो कला है वो रक्त धरा है, और इसीलिए सप्त कला है और सप्त धातु है। इस दृष्टि से हिंदू इसको कोरिलेट करते हैं। यह जो मांसधरा कला बताई है, यह रस धातु से संबंधित भी है, यह जानना चाहिए या समझना चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा, ये पहले स्लाइड में हमने मांसधरा का समझा था कि यह स्ट्रक्चर क्या है, डीप फेशिया। मांसधरा कला क्या है, डीप फेशिया या इंटरमस्कुलर सेप्टा है। ओके, तो यहाँ पे आप इसके दो उदाहरण दे सकते हैं। एक तो डीप फेशिया के तौर पे यहाँ पे जो बताया है, दूसरा यह देखिए। ओके, सो ये स्कार्पास फेशिया या डीप फेशिया भी इसको कहते हैं। ये एब्डोमिनल फेशिया जो डीप फेशिया रहता है, उसका लेयर यहाँ पे बताए हैं। ठीक है, तो ये उदाहरण है उसको समझने के लिए। तो ये डीप फेशिया हो सकता है, या इसको और यहाँ पे जो पैरेलल एक आकृति दी है, इसको बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो। तो ये पूरा डीप फेशिया अंदर के ओर है और ये बाहर का है। तो स्किन है, स्किन के बाद सुपरफिशियल फैट का लेयर है ये, फिर डीप मेम्ब्रानस लेयर ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू है। ठीक है, और फिर ये डीप फेशिया है, देखिए यहाँ से यहाँ तक। ओके, और बीच में ये फिर मसल्स है, भिन्न भिन्न मसल्स है। जैसे एब्डोमेन का यह हम देख रहे हैं, एक्सटर्नल ऑब्लिक है, इंटरनल ऑब्लिक है, और उसके बाद ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है, और ये एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट है फिर उसके बाद। तो ये जो डीप फेशिया है, इसको आप मांसधरा कला के उदाहरण समझे। ठीक है, और दूसरा उदाहरण इंटरमस्कुलर सेप्टा। तो इंटरमस्कुलर सेप्टा यानी जहां मसल्स की संख्या अधिक होती है, उनको सेपरेट वो मसल्स करने के लिए सेपरेशन के तौर पे, लेयर के तौर पे, और मसल्स के बीच में जो आता है वो सेप्टा। सेप्टा का अर्थ होता है पर्दा। तो पर्दे जैसा ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये मसल जो है, ये जो है, ये आकृति विशेषता जो है उसके छेद स्वरूप है। यहाँ से वो छेद लिया है थाई रीजन में, और फिर आप ये फीमर बोन देख रहे हैं उसके आजू बाजू का प्रदेश। ठीक है, तो एंटीरियर पोर्शन ये है, ये जो ब्राउन कलर से दिखा है, मरून कलर से, ये जो ब्लू है ये मीडियल है, और ये पोस्टेरियर जो है ये ग्रीनिश है। ठीक है, तो वास्टस इंटरमीडियस मसल, देन बाइसेप फेमोरिस मसल और एडक्टर लॉन्गस मसल, इनको सेपरेट करने के लिए आप यहाँ पे लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम देख सकते हैं। तो मांसधरा कला से हम आधुनिक रचना शारीर विषय से इसको डीप फेशिया या इंटरमस्कुलर सेप्टा या सेप्टम समझ सकते हैं। ठीक है, आगे जाते हैं। दूसरी कला है रक्तधरा कला। रक्तधरा कला जो है वो मांसधरा कला के बाद आती है। सुश्रुताचार्य बताते हैं, द्वितीया रक्तधरा मांसस्य आभ्यंतरतः तस्यां शोणितम विशेषताः च शिरासु यकृत प्लिन्नोश्च भवति। ठीक है, तो इट इज द सेकंड कला। ओके, by sequence it is described by सुश्रुताचार्य, and already मांसधरा कला में उसका डिस्क्रिप्शन आया है कि रक्तधरा कला जो है वो मांसधरा के अंदर होती है, एम्बेड, यानी उसमें से वो डीप होती है, यानी मांसधरा के बीच में वो होगी, एम्बेडेड। तो though it is embedded within the मांसधरा कला, it is particularly found in blood vessels, liver and spleen। तो एक जो विद्वान है इसको कैपिलरीज इन द मसल टिश्यूज और मायोग्लोबिन भी कहते हैं। मायोग्लोबिन जो स्ट्रक्चर रहता है या कैपिलरीज इन द मसल्स जो रहती है, उसको हम रक्तधरा कला जैसा समझ सकते हैं या रक्तधरा कला के तौर पे उसको समझना चाहिए। तो ये जो
स्केलेटल मसल्स का उदाहरण यहाँ पे दिया है और उसका नर्व ब्लड सप्लाई है एक्चुअली ये चित्र। तो वह भी जो है वह माउस के बीच में किस तरह से जाल के सदृश डीप एम्बेडेड है आप समझ सकते हो, इसीलिए इसको ये माउस धरा कला के अंदर होती है या अंग्रेजी में एम्बेडेड शब्द का प्रयोग किया है। और लीवर और स्प्लीन तो आप जानते ही हो, रक्त व स्रोतस के ये मूल स्थान है। ठीक है, तो ये जो उदाहरण आगे देते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है और इसका आपको समझने के लिए बहुत आसानी होती है इससे। तो वह बताते हैं वृक्षादि यथा अभिप्रहतात् क्षीरिणः क्षीरम आवहेत् मांसात् एवं क्षतात् क्षिप्रम शोणितम संप्रसिच्यते। तो मांस के भीतर ये जो कला होती है वह उदाहरण के तौर पर समझने के लिए जैसे दूध वाले वृक्ष को यानी क्षीरी वृक्ष जिसे कहते हैं आयुर्वेद में, आप दूसरे वर्ष में द्रव्य गुण विज्ञान विषय में इसको समझ में जाएंगे। क्षीरी वृक्ष जैसे उदुम्बर है, ठीक है, या फिर अर्क यानी रुई है जिसमें से दूध आता है, या फिर सभी पंचवल्कल के वृक्ष जो है वो क्षीरी वृक्ष ही है। तो दूध वाले वृक्ष को प्रहार करने से उसमें से दूध निकलता है, वैसे ही मांस धातु अगर कट जाए या उस पे क्षत हो जाए तो मांस से तुरंत रक्त निकलता है। तो यह उदाहरण लैटेक्स coming out of the tree particular which are having latex, for that okay we are here thinking about the example is given। अगर आप इस क्षीरी वृक्ष को जिसमें से दूध निकलता है उसको घाव आ जाए तो उसमें से दूध वो टपकता रहता है, वैसे ही यानी क्षीर जिस प्रकार से उस वृक्ष की काष्ठ में या सार में रहता है उसी प्रकार से ये रक्तधरा कला जो है वो मांस में रहती है। तो तस्याम शोणितम विशेषस्तु, यहाँ पे उदाहरण दिए हैं सीरा यानी वेसल्स, तो वेसल्स में आर्टरीज और वेन्स दोनों आएगी और यकृत और प्लीहा ये अवयव विशेषता। तो देखिए 3 प्रकार की नलियां जो है वह डल्हनाचार्य बताते हैं और विशेषतः घानेकर जी जो है वो विशेषता मांस में जो भ्रमण करने वाली विभिन्न सिराएं होती है या वेसल्स होती है उनको 3 प्रकार की बताते हैं। तो वो भी धमनी को आर्टरी कहते हैं घानेकर जी, सिराओं यानी वेन्स कहते हैं, और विशेषतः जो कैपिलरीज रहती है उनको केशिका कहते हैं। तो ये पूरा इस प्रकार का मांस तक जो रक्त धमनी यानी ब्लड आर्टरी आती है, ठीक है, और इसलिए बहुत वहां पे रक्त प्रवाह जो है वो ज्यादा होता है और इसलिए मांस धातु अगर कट जाए तो उसमें से रक्त बहता रहता है। ठीक है, तो ये विशेषतः ये जो स्थान के लिए बताया है यानी ये विशेष स्थान है सीरा यकृत प्लीहा। ठीक है, तो अष्टांग संग्रहकार भी सीरा प्लीहा यकृत ऐसे यही 3 स्थान बताते हैं। तो सीरा से यहाँ पर रक्तवह नलिका लेनी चाहिए, आर्टरीज और वेन्स, ऐसा यहाँ पे हम समझ सकते हैं। तो रक्त के लिए आगे जो यकृत और प्लीहा ये 2 अवयव बताए हैं उनको अगर हम समझे तो देखिए ये यकृत और प्लीहा ये दोनों ही रक्त के भंडार है। The spleen acts as a storehouse of blood. The power of acting as a storehouse of blood is probably shared by a number of abdominal organs. For example, the intestine and liver. Okay, so this reference is taken from Halliburton's Physiology. तो शोणित अवकाश या साइनोसियस जो है तो यहाँ पे क्षीरी वृक्ष का जो उदाहरण देते हैं वट है या उम्बर है उदुम्बर है, तो उसी प्रकार से है कि क्षतात अगर रक्त धरा कला में क्षत करे या उस पे आघात करे तो मांस धरा कला अगर विदीर्ण हो जाए तो रक्त धरा कला भी विदीर्ण होती है, ऐसा ही हमने इसको जानना चाहिए। ठीक है,
या स्वतंत्र रीत्या किसी फंक्शनल डिफॉर्मिटी के तौर पर केवल रक्त धरा कला भी विकृत हो सकती है। आगे जाते हैं तो रक्त धरा कला का अगर हम मॉडर्न एनाटॉमी के साथ अगर तुलना उसकी करें तो ट्यूनिका इंटीमा, that is the innermost layer of the arteries that lines the lumen of the artery from the above structure such as tunica media, tunica externa can be compared with the रक्तधरा कला। ओके, सो आर्टरीज का भी विशेषतः उसका जो लाइनिंग या सेपरेशन का फंक्शन है उसको अगर हम समझे कला का, तो विशेषतः ट्यूनिका इंटीमा अंतरी तौर पे या इनर स्ट्रक्चर के तौर पे, और फिर भीतर का यानी दोनों के बीच में ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो यहाँ पे देखिए ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। तो ये आर्टरी है, ये वेन है, ठीक है, और बीच में ल्यूमेन रहती है, यानी ये वेसल कैविटी रहेगी, अवकाश रहेगा, आकाश महाद्वीप। लीवर को अगर समझे हम तो लीवर हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड आल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन अ फीटल सर्कुलेशन इन एम्ब्रियोनिक लाइफ। और स्प्लीन में अगर हम देखें तो स्प्लीन एक्ट्स on old RBC cells to get recycled and platelets and WBCs get stored into the spleen. So रक्त का एक संचय स्थान है और वहां पे विशेषता आरबीसी डिस्ट्रक्ट होके वो रिसाइकल हो जाती है और वहां से उसका क्या बनता है हम आप समझ सकते हैं, वहां से उससे पित्त बनता है और वह आगे जाता है। एनीवे, तो ये थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, इसको ज्यादा नहीं खींचेंगे, तो इट कैन बी कोरिलेटेड सच अ वे। तीसरी जो कला है वह है मेदोधरा कला। मेदोधरा कला तृतीया मेदोधरा मेदो ही सर्वभूतानां उदरस्थम अन्वस्थिषु च महत्सु च मज्जा भवति। So मेदोधरा कला is the third कला in the body which present, वहां पे स्थान बताए हैं उदर, उदरस्थ वो है एंड एब्डोमेन वो है, और अनुअस्थेषु महत्सु च। तो अनुअस्थि और यानी छोटे छोटे अस्थि जो रहेंगे, स्मॉल बोन्स रहेंगे, और लार्ज बोन्स या बिगर बोन्स में भी वह रहती है। तो तीन स्थान आ गए, उदर, अनुअस्थि और महत अस्थि या बड़े वाले अस्थि जो रहेंगे उसमें वह रहेगी। और स्पष्टतया मेदा कैन बी कंसिडर्ड एज अ फैटी टिश्यू। ओके, एडिपोज टिश्यू वह होता है। Though it is present throughout the body, it is abdomen can be accumulate the most. That's why abdomen is the main location or the first or priorly it is mentioned. Okay, so ये हो गया मेदोधरा कला के शुरुआत में ही सुश्रुताचार्य यह श्लोक हमें बताते हैं। तो तीसरी मेदोधरा नामक कला जो है वह सब प्राणियों के उदर में, तथा यह बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस है कि वह सब प्राणियों के बारे में बता रहे हैं, केवल मनुष्य के नहीं, खास करके इस मेदोधरा कला के बारे में। और वह कहाँ पे रहती है? उदर में, तथा छोटी हड्डियों में होती है और बड़े हड्डियों में मज्जा होती है। तो देखिए मेद धातु और मज्जा धातु इन दोनों का यहाँ पे उल्लेख है, यानी मेदोधरा कला के अंदर ही मज्जाधरा कला जो है वो विद्यमान है इस पद्धति से, या जो मेद स्निग्ध धातु है, मज्जा भी स्निग्ध धातु है, और इस दृष्टि से वह उदर में जो संचित है लेसर ओमेंटम या ग्रेटर ओमेंटम के तौर पे, उसका उदाहरण हम देख सकते हैं या समझ सकते हैं। और रेड बोन मैरो जो स्मॉल बोन्स में रहेगा उसे सरक्त मेद कहा है, और मज्जा किसे कहते हैं? तो बड़े अस्थियों में जो रहता है येलो मैरो, तो उसे मज्जा कहते हैं। ठीक है, तो विशेष करके बड़ी हड्डियों के मध्य का आश्रय करके मज्जा होती है, और छोटी हड्डियों में जो मेद रहता है उसे सरक्त मेद कहते हैं। और यह सरक्त मेद जो है स्थूलास्थीषु विशेषेण मज्जा तु आभ्यंतराश्रिताः अथ इतरेषु सर्वेषु सरक्तम मेद उच्यते। और वसा का वह वहां व्याख्या बताते हैं, डेफिनेशन, शुद्ध मांसस्य यह स्नेह सा वसा परिकीर्तिताः। तो वसा जो है
वह शुद्ध मांस का स्नेह जो होता है वह वसा कहलाता है। अभी वसा की यहाँ व्याख्या देने का या डेफिनेशन बताने का एक ही उद्देश्य है कि वसा जो स्ट्रक्चर बताया है या स्नेह पदार्थ है वह भी मेदोधरा कला के अंदर ही आता है। ठीक है, तो मेदोधरा हम क्यों रिलेट करेंगे, एब्डोमेन में वो कैसे रहेगी एनाटॉमिकली, इसको अगर कंपेयर करें तो ग्रेटर और लेसर ओमेंटम, यहाँ पे आप चित्र देख सकते हो येलो में, यहाँ पे लेसर ओमेंटम है और यहाँ पे ग्रेटर कर्वेचर पे ग्रेटर ओमेंटम आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो in the view of presence of Vedodhara kala in the bone, anatomically it can be compared with the bone marrow. Okay, especially the red bone marrow in the small bones, and the bigger bones do contain the majja that is called as a just yellow marrow, yeah, yellow bone marrow. ठीक है, तो इसमें अगर आपको कुछ प्रश्न पूछते हैं तो अवश्य पूछिए, क्योंकि आगे हमारी जो चौथी श्लेष्मधरा कला है वो स्वतंत्र रीत्या उसके ऊपर हम व्याख्यान आगे देखेंगे। विशेषतः उदरस्थ स्थान पे यह मेदोधरा कला है, इसका अर्थ हमने समझना चाहिए कि इसके 3 स्थान बताए हैं। जब अगर हम इसके पहले की स्लाइड अगर देखें तो आपको समझ में आएगा कि उदरस्थम अन्वस्थिषु च महत्सु च मज्जा भवति। तो जब लास्ट स्लाइड में हम देखेंगे तो उसको सभी कंपेयर करेंगे, ये सातों कलाएं जो है उसके हमने स्ट्रक्चर कंपेयर करने का एक प्रयत्न यहाँ पे किया है। बिल्कुल लास्ट स्लाइड में वो हम देखने वाले हैं, और बीच वाले जो 4 कलाएं हमारी रह गई है वो हम दूसरे व्याख्यान में देखेंगे कि अगर हम एक ही व्याख्यान में इसको देखने का प्रयास करेंगे तो व्याख्यान थोड़ा सा लंबा खींच जाएगा। तो मैं सिर्फ आप अभी तक जो देखा है उसका रिकैप के तौर पे आपको ये श्लोक दिखा दूं। मांसधरा कला क्या है, तो डीप फेशिया एंड इंटरमस्कुलर सेप्टा। रक्तधरा कला क्या है, तो एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड साइनसेस इन द लीवर एंड स्प्लीन। और मेदोधरा कला क्या है, ओमेंटम, डीप फेशिया, देन रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। जो रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो यहाँ पे इंक्लूड नहीं हुआ है, ठीक है, लिखा नहीं है। अभी ये जो आप ये स्नैपशॉट देख रहे हो तो ये डॉक्टर घानेकर जी की जो सुश्रुत शारीर की टीका है उसमें से है। तो हमने क्या समझा, मांसधरा कला वी कैन कंपेयर इट विद द डीप फेशिया एंड इंटरमस्कुलर सेप्टा। रक्तधरा कला वी कैन compare with the endothelial lining of the blood vessels, that is okay, and sinuses in the liver and spleen. Or medodhara kala we can compare with greater omentum, lesser omentum, that is omentum, and deep fascia including red bone marrow and yellow bone marrow along with vasa। ठीक है, यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद। This conference will now be recorded.